Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you osmoregulation in freshwater animals. डियर स्टूडेंट, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बताया था, ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में बताया था, ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में बताया था और ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स के बारे में बताया था। अब ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल। तो फिर भी हमें पता होना चाहिए ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो का मतलब होता है सोल्यूट एंड वाटर। जहां पे भी सोल्यूट की बात होगी वहां पर वाटर की बात लाजमी होगी इन द लिविंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि लाइफ जो है वो 90% जो है उसके अंदर सेल के अंदर जो है वो वाटर होता है, 70 से 90%। सो रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेट करना, मेंटेन करना। सो आप कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड एज वेल एज सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन द सेल विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगी। और जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस शो करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो आज हम ऐसे ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं। सो फ्रेश वाटर कौन सा होता है? तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर वो है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो आपके पास कम होगी। सो आप कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, यहां पे साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं, these are the animals which show their body to maintain their water and as well as solute concentration with respect to their external environment। यानी कि external environment से जो है वो ये compare करते हैं अपने internal environment को, और ये जो काम करते हैं ये maintain करते हैं actively। यानी कि इन्होंने जो मेंटेन करना है नैरो रेंज के अंदर अपनी बॉडी के अंदर, किस चीज को मेंटेन करना है? सोल्यूट कंसंट्रेशन, इट्स मीन आप साल्ट भी कह सकते हैं, प्लस वाटर कंसंट्रेशन। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है इनको इन्होंने मेंटेन करना होता है। वो ये क्या करते हैं? एक्टिवली करते हैं, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी करते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहलाएंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स, और ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर के अंदर मैनी प्रोटोजोन्स हैं, लाइक आप कह सकते हैं अमीबा है, प्लस पैरामीशियम है एंड सो ऑन। अगर हम अमीबा या पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट्स सपोज ये मैंने अमीबा ही ड्रॉ कर दिया, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आपको पता है, आप पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के साथ ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम कॉन्ट्रैक्शन से निकला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, इसने बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो क्या होगा? एक्सेस वाटर को बॉडी से किसकी मदद से निकाला जाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से। जो एक्सेस अमाउंट में होगा वाटर उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। ये जो है प्रोटोजोन्स का अडेप्टेशंस है, जिससे ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। फिर उसके साथ हमारे पास आ जाती है फिश। जो एनिमल्स हैं फ्रेश वाटर के अंदर, उनमें जो बेसिकली हमारी बुक में है वो फिश का जिक्र है कि जो फिश है वो फ्रेश वाटर में रहते हुए अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से मेंटेन करती है। सो स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक फिश है, ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। कि जो इसका ये वाला इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं ये जो बॉक्स बना रहा हूं, ये इसका इन्वायरमेंट बना रहा हूं, ये इन्वायरमेंट जो है ये इस फिश के लिए हाइपोटोनिक है। इट्स मीन आप कहते हैं कि इसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो कम है। दूसरे लफ्जों में ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा? हाइपोटोनिक। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है एनवायरनमेंट के बारे में। तो अब इस तरह की फिश जो है इसके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और कौन कौन सी फिश ये जो है किस किस तरह की एडेप्टेशन जो है वो शो करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस फिश के लिए मसला होगा लॉस ऑफ सोल्यूट और साल्ट कंसंट्रेशन। लॉस ऑफ साल्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फिश के लिए होगा
कि जो इसको डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, वो इसके जो है वो लॉस होने का खतरा होगा, क्योंकि बाहर जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, हाइपोटोनिक है। और दूसरा इसके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि बॉडी जो आउटर साइड से इनसाइड जो है वाटर वो जाने का जो है वो खतरा होगा इसको, क्योंकि इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो इसने मेंटेन करके रखना हुआ है। तो इस लिहाज से ये वाला इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा। तो आपको पता है कि वाटर फिर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। दूसरा इसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है, एक्सेस वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर, कि एक तो इसके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसने जो अडेप्टेशंस करनी है वो वन बाय वन हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये अडॉप्ट कैसे करती है। कि अब इसने रहना तो फ्रेश वाटर के अंदर है, बट ये कौन कौन से काम करेगी कि ये अपने साल्ट के लेवल को मेंटेन करे और एज वेल एज जो एक्सेस वाटर है उसको बॉडी से रिमूव करे। तो वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। तो सबसे पहले ये क्या करती है, सबसे पहला काम क्या होगा, ये फूड ऐसी खाएगी जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इट्स मीन कि ये साल्टी फूड खाएगी। साल्टी फूड खाने से क्या होगा, इसकी बॉडी का जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी, यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये क्या करती है, अपटेक करेगी एक्टिवली, अपटेक एक्टिवली कौन कौन सी चीज़ें साल्ट को करेगी, कहां कहां से, एक तो स्किन की मदद से करेगी और दूसरा गिल्स की मदद से करेगी। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो है साल्ट को अपटेक करती है फिश एक्टिवली, कहां से, एक स्किन इसको हेल्प करेगी अपटेक करने में और दूसरा गिल्स करेंगे। लाइक इसके जो पीछे हमने पढ़ा था मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, वहां से ये जो गिल्स थे ये क्या काम कर रहे थे, ये जो गिल्स हैं ये बॉडी से साल्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो साल्ट की कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी। बट यहां पर ये क्या काम कर रहे हैं, ये गिल्स अडॉप्ट किए हैं, अडेप्टेशंस आई हैं। सो यहां पर ये गिल्स जो है वो बॉडी के लिए साल्ट को वाटर से एब्जॉर्ब करेंगे। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो इस फिश के अंदर अडेप्टेशन है वो क्या है कि ये जो फिश है ये डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास आउट करेगी। अब डाइल्यूट यूरिन पास आउट करने का फायदा क्या होता है इस फिश को, क्योंकि इसके जो डाइल्यूट का वर्ड यूज किया जाता है उसमें आप कहते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं ये जो यूरिन पास आउट करेगी उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट यूरिन ये पास आउट करेगी। तो ये भी इसकी एक अडेप्टेशन है। उसके साथ साथ जो लास्ट ये काम करती है वो क्या करती है, डू नॉट ड्रिंक वाटर इन एक्सेस। वाटर को ड्रिंक तो करती है लेकिन एक्सेस अमाउंट में नहीं करती, यानी कि अलॉट ऑफ वाटर जो उसको ड्रिंक नहीं करेगी तो ये क्या कर सकती है, अपनी बॉडी को इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखने के लिए मेंटेन करके रखती है। तो आप कह सकते हैं दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस में हमने आज पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब जो है वो सोल्यूट के लिए होता है, रेगुलेट का मतलब है कि आप बॉडी के अंदर सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखें। सो एक बात बताता चलूं, ये सेल है सपोज बॉडी का, इसमें तकरीबन 70% वाटर है। 70% क्या होगा, वाटर है, क्योंकि एनिमल्स को वाटर नेसेसरी होता है। तो याद रख लें, तो जब भी हम सोल्यूट की बात करेंगे तो सोल्यूट के साथ प्लस सॉल्वेंट की बात लाजमी होगी, तभी तो एक आपके पास सॉल्यूशन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा होगा। तो जहां पर भी सोल्यूट की मेंटेनेंस की बात होगी वहां पर सॉल्वेंट की मेंटेनेंस की बात भी लाजमी होगी। तो दिस इज द ऑस्मो रेगुलेशन इन द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।